हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिषेक सर्स क्लासेस। और आज हम नाइन्थ स्टैंडर्ड का एक चैप्टर करने वाले हैं। नाइन्थ स्टैंडर्ड बिहाइव बुक से द साउंड ऑफ म्यूज़िक। द साउंड ऑफ म्यूज़िक में इस चैप्टर में 2 पार्ट हैं और आज हम फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं। और इस फर्स्ट पार्ट का जो चैप्टर उसका नाम है एवलिन ग्लैनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग। So, like हमेशा की तरह I will going to read and explain you the chapter. So let us begin. Rush hours crowds jostle from position on the underground train platform. So अब यहाँ पर बताया डिस्क्राइब किया है राइटर ने, एक प्लेटफॉर्म का सीन है। और जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि प्लेटफॉर्म पे काफ़ी भीड़ होती है, काफ़ी क्राउड होता है, काफ़ी रश होता है। तो वो भी ऐसा समय था कि ट्रेन का प्लेटफॉर्म था जहाँ पे बहुत ही भीड़ थी, बहुत ही रश था। और वहाँ पर अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of approaching train. यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा, एक प्लेटफॉर्म था जहाँ पे लोग लाइक क्राउड था बहुत सारा। वो जॉस्टल मीन्स दे आर पुशिंग ईच अदर। नॉर्मली होता है कि एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हैं, पुशिंग ईच अदर। और वहाँ पर उस प्लेटफॉर्म पर एक लड़की थी, बहुत ही लाइक थीन एंड बहुत ही यंग लग रही थी। उसकी जो एज थी 17 years, पर वो 17 years की लग नहीं रही थी, वो बहुत ही यंग लग रही थी। और यहाँ पे राइटर ने ये भी डिस्क्राइब किया है कि वो बहुत ही नर्वस दिख रही थी। और नर्वस तो थी बट साइमल्टेनियसली, मतलब एक एट द सेम टाइम वो एक्साइटेड भी थी। एक्साइटेड क्यों हो रही थी? क्योंकि वहाँ पर प्लेटफॉर्म के पास से जितनी भी ट्रेन गुजर रही थी, वो ट्रेन जब गुजर रही थी तो उसका वाइब्रेशन हो रहा था। ये आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि हम अगर प्लेटफॉर्म पे बैठते हैं और वहाँ से कोई ट्रेन बहुत ही स्पीड में निकलती है तो एक पूरा प्लेटफॉर्म ऐसे वाइब्रेट हो जाता है। सो वी फील दैट वाइब्रेशन। सो यहाँ पर ये जो लड़की थी वो वही वाइब्रेशन फील कर रही थी। और वो वाइब्रेशन को जब वो फील कर रही थी तो बहुत ही एक्साइटेड हो रही थी वो। इट वॉज हर फर्स्ट डे। It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish firm. So, वो उसका पहला दिन था। यहाँ पर राइटर इज सेइंग कि वो उसका पहला दिन था जब वो एक बहुत ही प्रेस्टिजियस, बहुत ही लाइक बहुत ही अच्छी जो एकेडमी थी, बहुत ही नामी जो एकेडमी थी जिसका नाम था रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, जो लंदन में थी, वो वहाँ जा रही थी क्योंकि वहाँ उसका एडमिशन हो गया था, तो वो वहाँ जा रही थी। तो इस बातों से हमें ये समझ पड़ता है कि म्यूज़िक, मतलब वो लड़की जो थी, वो गर्ल थी, वो म्यूज़िक में काफ़ी इंटरेस्टेड थी। एंड डोंटिंग इनफ, वो डोंटिंग मतलब वो डरी हुई भी थी। शी वॉज लाइक लिटिल बिट फ्राइटन ऑल्सो, बिकॉज वो फर्स्ट टाइम जा रही थी इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट में, इतनी बड़ी जो क्लासेस थी, म्यूज़िक एकेडमी थी वहाँ पर। तो थोड़ी सी नर्वस, थोड़ी सी घबराई हुई, थोड़ी सी डरी हुई थी क्योंकि वो टीनेजर थी और वो स्कॉटिश थी, स्कॉटिश फर्म से बिलोंग करती थी। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट। शी वॉज परफॉर्मली डेफ। सो ये जो एस्पायरिंग म्यूजिशियन थी, तो ये शी इज़ अ म्यूजिशियन। ओके, तो यहाँ तो हमें पता चल ही गया था, पर यहाँ पे राइटर लिखते हैं कि शी इज़ अ म्यूजिशियन। बट जो एस्पायरिंग म्यूजिशियन थी, एस्पायरिंग म्यूजिशियन मतलब एक ऐसा पर्सन, एक ही और शी वांट टू बी अ म्यूजिशियन। यहाँ पे मैंने लिखा एस्पायरिंग म्यूजिशियन, अ पर्सन हु वांट्स टू बी अ म्यूजिशियन। सो उसको म्यूजिशियन बनना था और वो उस म्यूजिशियन बनने के लाइक पाथ पे थी। तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं लोग, लेकिन ये ज़्यादा फेस कर रही थी क्योंकि ये जो लड़की थी ये पूरी तरह से डेफ थी। प्रोफाउंडली डेफ मतलब वो पूरी तरह से डेफ थी। तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है,
अगर ये पूरी तरह से डेफ थी तो म्यूज़िक कैसे, मतलब वो सुन ही नहीं सकती है, लेकिन वो म्यूजिशियन बनना चाहती थी और उसका एडमिशन हो गया था लंदन की जो सबसे बड़ी एकेडमी थी म्यूज़िक की। कैसे हुआ? सो इसके लिए हमें एल्विन की पूरी स्टोरी देखनी पड़ेगी। हमें एक फ्लैशबैक में पीछे जाना होगा जहाँ पे हमें पता चलेगा कि एल्विन यहाँ तक कैसे पहुँची। एल्विन ग्लेन्स लॉस हर इयरिंग had been gradual. Her mother remembered noticing something was wrong when the 8-year-old Alvin was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. Ab I suddenly realized she hadn't heard, says Isabel Glanny. Isabel Glanny उसकी मॉम थी एल्विन की। और अगर हम फ्लैशबैक में जाते हैं तो जब वो 8 साल की थी तो तब उसको धीरे धीरे ये प्रॉब्लम हुई, मतलब उसका जो सुनने की शक्ति है, क्षमता है, वो धीरे धीरे जाने लगी। तो वो 8 साल की थी तभी भी वो सुन सकती थी, लेकिन अभी क्या हो गया था कि वो धीरे कम सुन रही थी। और जब उसका नाम बुलाया गया कि पियानो बजाने के लिए, पियानो प्ले करने के लिए, तो उसकी मॉम कहती है कि उसकी मॉम को रियलाइज़ हुआ कि वो नहीं सुन पा रही है, उसको बुलाया जा रहा है। तब उसकी मॉम को थोड़ा शक हुआ कि ये इसको शायद कुछ प्रॉब्लम है। फॉर क्वाइट अ वाइल एल्विन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। सो अब क्या होता है कि बच्चों में कि वो बहुत सी बातें छुपाते हैं, अपनी कमियों को छुपाते हैं। क्योंकि वो अपने कमियों को क्यों छुपाते हैं? क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है कि कमियां अगर बताएंगे तो लोग बहुत उन पर हंसने लग जाते हैं, उनको पीठ पीछे कुछ ना कुछ कहते हैं। तो जो टीनेजर्स होते हैं वो अपनी कमियां नॉर्मली हाइड करके रखते हैं। तो यहाँ पर इसकी कमी में क्या शामिल था कि वो सुन नहीं पा रही थी और इस चीज़ को उसने छुपा के रखा। उसने अपने फ्रेंड से छुपा कर रखा, अपने टीचर से छुपा कर रखा, लेकिन ज़्यादा देर तक वो छुपा नहीं पाई। But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her. So अब ये हुआ कि जब वो 11 years की हुई तो उसके मार्क्स कम होने लगे, उसके मार्क्स कम आने लगे। तो जो हेडमिस्ट्रेस थी उनके स्कूल की, उन्होंने उसके पेरेंट्स को बुलाया और उसके पेरेंट्स को कहा, रिक्वेस्ट किया कि आप क्या रिक्वेस्ट किया, लेट अस सी। सो पेरेंट्स को रिक्वेस्ट किया कि आप किसी स्पेशलिस्ट को दिखाइए इससे। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली impaired as a result of gradual nerve damage. सो हुआ ये कि जब उन्होंने उस स्पेशलिस्ट को दिखाया तो हुआ ये कि जब एल्विन के पेरेंट्स ने स्पेशलिस्ट को दिखाया तो स्पेशलिस्ट ने ये कहा कि देयर इज सम प्रॉब्लम, देयर इज अ डैमेज इन हर नर्व्स। उसकी वजह से ये इसकी लिसनिंग, सुनने की जो शक्ति है, पावर है, वो धीरे धीरे कर जब वो 11 years की हुई तो पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स and sent to a school for deaf. Everything suddenly looked like black, says Evelyn. अब स्पेशलिस्ट ने एडवाइस किया कि आप इसको ईयरिंग एड यूज़ करने की उसको एडवाइस किया एंड उसने ईयरिंग एड यूज़ किया। सेकेंड थिंग उसको ये भी कहा कि आप इसको अब डेफ स्कूल में भेज दो, जहाँ पे डेफ बच्चे पढ़ते हैं उस स्कूल में भेज दो। तो एवलिन बोलती है कि एवरीथिंग सडन लुक ब्लैक। उसके लाइफ में एक सडन चेंज आया। इट्स द टर्निंग पॉइंट फॉर हर लाइफ। वो अभी तक एक नॉर्मल बच्चों की तरह लाइफ जी रही थी, वो नॉर्मल स्कूल में पढ़ रही थी, लेकिन अचानक से उससे पता चलता है वन फाइन डे कि वो वो सुन नहीं सकती, इसीलिए उसको अब वो नॉर्मल स्कूल में नहीं पढ़ सकती, तो उसको डेफ स्कूल में भेज दिया गया। उसके लिए बहुत ही बड़ा शॉकिंग न्यूज़ था, इसीलिए उसको लगा कि सब कुछ ब्लैक हो गया, सडनली सब कुछ अंधेरा हो गया उसके सामने। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवलिन ऐसी लड़की नहीं थी जो गिव अप करे, जो हिम्मत हारे। She was determined to lead a normal life and pursue her
इंटरेस्ट इन म्यूजिक। उसने ये सोच लिया, उसने डिटरमाइन कर लिया, उसने डिसाइड कर लिया कि वो एक नॉर्मल लाइफ जिएगी नॉर्मल लोगों की तरह, और वो अपने म्यूजिक जो है, म्यूजिक में जो उनका इंटरेस्ट है उसमें वो आगे बढ़ेगी। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. So एक दिन उसने देखा कि एक लड़की xylophone बजा रही है और उसने उसी वक्त सोच लिया कि वो भी xylophone बजाएगी, वो भी xylophone प्ले करेगी। Most of the teachers discouraged her, but precociously Ron Forbes spotted her potential. अब हुआ ये कि जब उसने कहा कि मुझे भी xylophone प्ले करना डिसाइड किया उसने, तो टीचर्स से बात किया। मतलब वो डेफ स्कूल में थी, तो वहाँ उसने टीचर से डिस्कस किया। टीचर ने उसे डिस्करेज किया, कहा कि तुम नहीं कर सकती, तुम कैसे कर पाओगी, लाइक इट इज़ नॉट कप ऑफ योर टी, मतलब यू कांट डू इट। तो टीचर ने इससे डिस्करेज किया उसको। लेकिन वहाँ पे एक परकशनिस्ट थे जिनका नाम था रॉन फॉब्स। अब परकशनिस्ट क्या होते हैं? अ पर्सन हु प्लेज द ड्रम, द तबला एक्सेट्रा। तो ये ड्रम वगैरह, तबला वगैरह जो प्ले करते हैं उसको परकशनिस्ट बोलते हैं, जो मल्टीपल चीज़ें प्ले करते हैं, नॉट सिंगल। तो यहाँ पर एक ऐसे परकशनिस्ट थे जिनका नाम था रॉन फॉब्स। उन्होंने इसकी तरफ ध्यान दिया, इस लड़की की तरफ, लाइक एल्विन की तरफ। ही began by tuning two large drums to different notes. Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it some other way, says Alvin. So एल्विन कहती है, जब मुझे वो मिले रॉन, उन्होंने मुझ में इंटरेस्ट जगाया, मतलब उन्होंने देखा मेरे अंदर इंटरेस्ट है तो उन्होंने मुझे हेल्प किया, उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया। और सबसे पहले उन्होंने 2 ड्रम प्ले किए और उन्होंने कहा कि ये ड्रम की जो आवाज़ आ रही है इसको अपने कानों से मत सुनो, इसको कोई और चीज़ से तुम फील करो, ये ड्रम की आवाज़ को। सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। सो वो कहने लगी कि जब ऐसा मुझे उन्होंने कहा तो मैं ध्यान से ड्रम की वाइब्रेशन को फील करने लगी। तो वो कहती मेरे वेस्ट के ऊपर वाला जो पार्ट है उसमें मैं फील कर रही थी कि जो ड्रम जो थे, हायर ड्रम, जो ड्रम लाइक द बिग वन थे, वो उसकी आवाज़ को वहाँ फील कर रही थी। एंड जो लोअर वन थे उसको वो वेस्ट के डाउन वाले पार्ट में लाइक वो फील कर रही थी। उसका एक फील करने का तरीका था। Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could see. So Forbes ने ये एक्सरसाइज उसके साथ बार बार रिपीट करी और एवलिन को रियलाइज होने लगा कि उसको डिस्कवर हो गया कि वो अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट से लाइक फील कर सकती है म्यूजिक को। शी कैन फील द म्यूजिक फ्रॉम सो अलग अलग पार्ट से वो लाइक पार्ट में वो म्यूजिक का वाइब्रेशन फील करती थी। आई लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। वो कह रही है कि अब वो सीख चुकी थी कि साउंड्स एंड वाइब्रेशन को वो अपने माइंड और बॉडी से लाइक शी कैन लिसन। एक्चुअली वो अपने ईयर से लिसन नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसको फील करती थी म्यूजिक को, उसके वाइब्रेशन को फील करती थी। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड वर्क हार्ड। सो अब जब उसने ये फील करने लगे, लाइक म्यूजिक उसको समझ आने लगी, उसको म्यूजिक को फील करने लगी, उसको समझने लगी, तो उसने उस पर वर्क हार्ड करना शुरू किया। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड्स। शी टूर्ड टू यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ orchestra, and by the time she was 16 she had decided to make music of her. So अब उसके बाद उसने मुड़ के नहीं देखा। वो यूनाइटेड किंगडम भी गई, उसने ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन किया, उसके साथ वो अपने ऑर्केस्ट्रा के साथ वो हर जगह जाती थी और परफॉर्म करती थी। पर वो जब 16 ईयर्स की हुई तो उसने सोचा कि नाउ शी इज गोइंग टू मेक म्यूजिक हर
लाइफ टू मेक डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ. डिसाइड कर लिया कि म्यूजिक ही सब कुछ. लाइक मेरी जिंदगी में अब everything is music. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy. तो जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा कि वो रॉयल एकेडमी के लिए ही जा रही थी, तो यहाँ तक उसका हिस्ट्री था. अब यहाँ से ये बता रहे हैं कि रॉयल एकेडमी के लिए उसने ऑडिशन दिया और उसने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए उस एकेडमी के हिस्ट्री में. मतलब इतने मार्क्स और कोई बच्चा स्कोर नहीं कर पाया था. शी ग्रेजुअली मूव्ड फॉर ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस. सो अब वो ऑर्केस्ट्रा से धीरे धीरे सोलो परफॉर्मेंस पे आ गई. अब वो ऑर्केस्ट्रा में नहीं, वो खुद अकेली परफॉर्म करने लगी. एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स. तो 3 साल का उसका कोर्स था यहाँ पे एकेडमी में, और ये 3 साल का कोर्स पूरा करते करते वो बहुत सारे अवार्ड, टॉप अवार्ड्स विनर बन चुके थे. एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट. इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, यू विल गेट देयर. सो इतना कुछ करने के बाद वो लाइक एक हीरोइक अचीवमेंट उसको नहीं मिल पाई थी. पर वो ये कहती है कि अगर आप वर्क हार्ड कर रहे हो और आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, देन आप वहाँ ज़रूर पहुँच जाओगे. एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedules. So अब फेम उसके पास आया, एक्चुअल फेम. पूरी दुनिया में जाने लगी, पहचाने जाने लगी वो उसकी मास्टरी जो थी कि वो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, मल्टी परकशनिस्ट मतलब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, सारे मोस्टली सारे इंस्ट्रूमेंट वो प्ले कर सकती थी. और इसकी वजह से उसका शेड्यूल बहुत ही हैक्टिक हो गया. इंटरनेशनल टूर से मिलने लगे, वो हर जगह जाने लगी लाइक शोज के लिए. इट इज इंट्रिगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट ईयरिंग. सो इट इज लाइक जब लोग सुनते थे उसके बारे में तो इट इज लाइक इंट्रिगिंग का मतलब फैसिनेटिंग और क्यूरियस. लोग क्यूरियस होते थे कि ये कैसे, और उसको वो लाइक ये क्वालिटी देखने के लिए बहुत से लोग उसके शो में आते थे क्योंकि वो एकदम एफर्टलेसली विदाउट ईयरिंग इंस्ट्रूमेंट को प्ले करती थी. इन आवर 2 hours डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड. मैन विद बुशी बियर्ड गिव मी ट्रबल, शी लाफ्ड. सो ये जो नरेटर है वो कह रहे हैं कि जब 2 hour का जो हमारा डिस्कशन हुआ उसने एक भी वर्ड मिस नहीं किया. लाइक शी वॉज टॉकिंग नॉर्मली विद अस. और वो ये भी कह रही है कि एक बुशी बियर्ड मैन था, वो उसे ट्रबल कर रहा है. एंड शी लाफ. इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज द होल फेस. सो बियर्ड और मुस्टच होते हैं, तो ये उसका क्या था लाइक इसका स्ट्रेटेजी टेक्निक ये था कि वो लिप को, अपने लिप को रीड कर दी थी और लिप को रीड करके हमारे वर्ड्स को समझती थी और हमसे बातें करती थी. लेकिन उसने देखा कि वो जिससे बात कर रही है अभी उसका मुस्टैच है, बियर्ड है, तो शी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था. लेकिन फिर वो ये भी कहती है कि सिर्फ लिप्स नहीं, पूरे होल फेस को देखकर बातों का पता चलता है, एंड स्पेशली आइज को देखकर. शी स्पीक्स फ्लोलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट. तो अब वो बहुत ही फ्लोलेसली मतलब विदाउट एनी फॉल्ट, एनी मिस्टेक, बहुत ही अच्छे से, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमें हिंदी बोलना है तो हम हिंदी बहुत अच्छे से बोल लेते हैं विदाउट एनी मिस्टेक, वैसे वो स्कॉटिश बोलती थी. और फिर माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड ईयर टिल आई वॉज 11. वो कह रही है मेरी स्पीच इतनी क्लियर इतनी क्यों है, क्योंकि मैं 11 ईयर्स तक सुन सकती थी और मैं बोल तो सकती हूँ, तो मुझे पता है कि इसलिए स्पीच मेरी क्लियर है. नॉर्मली जो डेफ और डम होते हैं, जो बच्चे जो बचपन से गूंगे और बहरे होते हैं, वो बचपन से सुन नहीं पाते, इसलिए वो बोल नहीं पाते. हम सुन नहीं पाएंगे तो हम बोल कैसे पाएंगे, बात ऐसी हो जाती है ना. तो ये तो पहले सुन पाती थी तो बोल पाती थी, तो उससे बोलना तो आता था.
बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज। तो ये तो स्कॉटिश उसकी लैंग्वेज थी, वो बचपन से बोल रही थी, लेकिन वो फ्रेंच और जैपनीज भी बोल पा रही थी, ये कैसे हुआ? एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन इट पॉर्स इन थ्रू हर इन एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। वो कहती है कि म्यूजिक तो मेरे पूरे बॉडी में जैसे हम पानी पीते हैं वो पॉर होता है, बह के जाता है, वैसे ही म्यूजिक मेरे बॉडी में बहती है। इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चिक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर्स। वो मतलब म्यूजिक को इतनी माइन्यूटली सुनती और समझती थी कि वो कहती है कि उसकी स्किन में ऐसे टिंगलिंग करते हैं, टिंगल्स कॉजेज ऑफ लाइफ प्रिकिंग एंड स्टिंगिंग सेंसेशन, जिसको गुदगुदी करना कहते हैं हम। तो म्यूजिक उसकी स्किन में टिंगल करती थी, और सेकेंड थिंग वो उसके हेयर में भी फील करती थी। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing on the stick into her fingertips. तो वो कहती है, मैं xylophone प्ले करती हूँ, you can see here, इसका पिक्चर इज गिवन। तो वो जब xylophone प्ले करती है तो वो कहती है कि वो स्टिक से उसकी फिंगर टिप्स में उसकी जो साउंड है वो जा रही है। By leaning against the drums, she can feel the resonance falling into her body. So वो कहती है, और मैं ड्रम प्ले करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एकोज ऑफ द साउंड, रिजोनेंस मतलब एकोज, उसके एको जो होते हैं मेरे बॉडी के अंदर फ्लो कर रही है। On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibration pass through her bare feet and upper legs. So वो कहती है कि मैं जब स्टेज पे जाती हूँ तो मैं अपने बैर फीट जाती हूँ, ताकि म्यूजिक का जो वाइब्रेशन है उसको मैं फील कर सकूँ, और उसको फील करने के बाद वो मेरे लेग से होते हुए पूरे बॉडी में जाए, तो मैं म्यूजिक को समझ सकूँ। देन Not surprisingly, Evelyn delights her audience. So it's not surprising. उसके सारे audience उससे खुश थे, उसको सुनते थे। तो in 1991 she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. So 1991 में उनको यह award मिला। Says master percussionist James Blatz, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. So, जेम्स कहते हैं, जो एक बहुत ही फेमस परक्वेशनिस्ट है, जो मास्टर है उसमें, वो कहते हैं गॉड ने उसके सुनने की शक्ति तो ले ली, लेकिन उसको कुछ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया, कुछ और तो दिया। वो हर किसी में होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन एवलिन ने उस पर मेहनत किया, उस पर वर्क किया, इसलिए वो फेमस हुई। वॉट वी हियर शी फील्स far more deeply than any one of us. That is why she expresses music so beautifully. तो वो जेम्स कहते हैं कि जो वो सुनती है म्यूजिक, हम सिर्फ म्यूजिक को सुनने के लिए सुनते हैं, पर वो उसको फील करती है, और फील हमसे ज़्यादा, हमसे डीपली फील करती है, इसीलिए वो म्यूजिक को इतने ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर पाती है। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ वर्कaholic. एवलिन कहती है कि वो वर्कaholic थी। I have just got a work often harder than classical musician. वो कहती है क्लासिकल म्यूजिशियन का भी वर्क हार्ड होता है, पर मेरा भी उतना ही हार्ड है, उससे थोड़ा हार्ड है, उससे थोड़ा ज़्यादा हार्ड है। बट द रिवॉर्ड्स आर इनमरस, पर उसके रिवॉर्ड्स जो मिलते हैं, जो तारीफ वगैरह मिलती है, जो अवार्ड्स मिलते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल। सो रेगुलर कॉन्सर्ट के अलावा एवलिन प्रिजन्स और हॉस्पिटल में भी फ्री कॉन्सर्ट दिया करती थी। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटीज टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन। जो यंग म्यूजिशियन है उनके लिए क्लासेस भी लिया करती है। एन रिचलिन ऑफ द बिटहोन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज, she is a shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they cannot go. So एन रिचलिन है, जो एक बिटहोवन फंड है जो डेफ चिल्ड्रन का है। वो कहते हैं कि
ये एक शाइनिंग इंस्पिरेशन है डेफ बच्चों के लिए, क्योंकि डेफ बच्चे जो होते हैं वो उससे बहुत इंस्पायर हुए हैं और उनको लगता है कि जो ये सोचते थे कि हमारे लिए कोई जगह ही नहीं है जाने के लिए, हमारे कुछ है ही नहीं, पर इसको देखकर वो सोचते हैं कि नहीं, वो ये कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। एवलिन ग्लैनी हैज़ ऑलरेडी accomplished more than most people twice her age. So एवलिन अपनी लाइफ में इतना कुछ पा चुकी है, लाइक उसकी एज के डबल इंसान के पास इतना फेम नहीं होगा, इतना कुछ नहीं होगा जो उसके पास है। शी हैज़ ब्रॉट percussions to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped, people who look to her and say, if she can do it, I can. And not the least, she has given enormous pleasure to the millions. So वो जब भी स्टेज पे जाती थी तो वो सबसे पहले अपने कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट लेके उसका परफॉर्मेंस दिखाती थी, ऑर्केस्ट्रा के फ्रंट में रहती थी और डेमोन्स्ट्रेट करती थी, और वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है हैंडीकैप लोगों के लिए, जो फिजिकली हैंडीकैप होते हैं उनके लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। पीपल सब उसे सुनते हैं तो कहते हैं अगर ये कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो बहुत सभी को बहुत ज़्यादा प्लेजर और खुशी देती है। सो द चैप्टर इज रिटन बाय डिबोरा कॉले। होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, और इफ़ यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, इट्स अभिषेक सर्स क्लासेस, और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियोस शेयर करिए और लाइक करिए, और एक बेल आइकन बटन है नीचे, उसे दबाना ना भूलिए। सो इसका सेकंड पार्ट हम मेरे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और उसमें जो उसका सेकंड पार्ट है द सहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, ये भी बहुत ही अच्छी स्टोरी है बिस्मिल्लाह खान जी की, वो हम मेरे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।